तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी 16वें बहुपक्षीय अभ्यास जिसका नाम काकाडू है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया और किसने किया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखेंगे, काकाडू एक्सरसाइज है, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया करता है और अभी ऑस्ट्रेलिया के डार्विन नामक स्थान पे इसका आयोजन किया गया। इस बार इसका 16वां संस्करण था। मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देशों ने, बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, लगभग 30 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। उसमें भारत भी एक देश है, भारत ने भी हिस्सा लिया है और भारत की तरफ से P-8I विमान ने यहाँ पे हिस्सा लिया। नौसेना मतलब ये एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम काकाडू है, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको की बात करेंगे, नॉर्थ अमेरिका का एक देश है, ये रहा मैक्सिको। कैपिटल इसकी मैक्सिको सिटी होती है, करेंसी मैक्सिकन पीसो और प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट अभी 1 अक्टूबर 2024 से नए बन रहे हैं, कौन? क्लाउडिया शेनबाम इनका नाम है। तो ये नए वाले का नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे, ये कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस से 2 डे होते हैं, एक तो ये नेशनल हिंदी डे होता है जो आप 14 सितंबर को मना रहे हो, और एक वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस होता है जो 10 जनवरी को मना रहे हैं। और अगर ये प्रश्न भी बन सकता है, देखो विश्व हिंदी सचिवालय ये आपको कहाँ पे मिलेगा? मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। मॉरिशस से आपको याद आ रहा है भारत का पहला आयुष केंद्र भारत के बाहर वो यहीं पे खोला गया है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अच्छा पीछे जो मैंने आपको बताया था भारत के बाहर आयुष केंद्र बोल दो या जन औषधि केंद्र बोल दो, है ना, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, मॉरिशस में खोला गया है। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, जांस्कर महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो लद्दाख में इसका आयोजन होता है, जांस्कर फेस्टिवल। इस बार इसका नवा संस्करण था। इस फेस्टिवल के दौरान मुखोटा नृत्य भी किया जाता है, मुखोटा पहन करके इसमें नृत्य करते हैं। अच्छा आप तो ये बताओ, लद्दाख में जो अभी 5 नए जिले बने हैं उनके नाम क्या है? तो ये यहाँ पे आपको लद्दाख मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, तो उनके नाम आप जरूर याद रखिएगा। 5 नए जिले यहाँ पे बने हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। जांस्कर, ये तो फेस्टिवल ही इसी नाम का, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। और ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया था, किसी एग्जाम में आया था कि भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार अभ्यास किया? तो आंसर इसका लद्दाख होगा। लद्दाख में ये कुछ फेस्टिवल है, लोसर फेस्टिवल, स्पितुक-गस्टर, हेमिस फेस्टिवल, नोमैडिक फेस्टिवल, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, भी चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में हुआ है। हम इसे बोल रहे हैं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024, ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2024। इस बार इसका ये चौथा संस्करण था, याद रखना। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और इसमें चीफ गेस्ट थे हमारे गृह मंत्री, कौन? अमित शाह, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, और इन्हें ही आप लल्लन सिंह के नाम से जानते हो। कौन सा मंत्रालय है इनके पास? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। और अभी इन्होंने ही रंगीन मछली एप्लीकेशन को लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च किया ये पूछ रहे, तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। तो एक्वेरियम की जो मछलियां होती हैं, सजावटी जो मछलियां होती हैं, तो उनके बारे में मछली पालकों को जानकारी देने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। 8 भाषाओं में ये एप्लीकेशन उपलब्ध है, तो ध्यान रखेंगे। रंगीन मछली एप्लीकेशन को लॉन्च किया राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो हम बात कर रहे हैं ग्लोबल बायो इंडिया 2024, जो एक समिट था, एक सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस था, इसका इस बार चौथा संस्करण रहा। आयोजन हुआ नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, उद्घाटन किया हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह ने। और इसका आयोजन किसने किया? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल ने। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करता है। तो इस पूरे जो ओकेजन था, जो ये आयोजन हुआ, इसका उद्देश्य था बायोटेक्नोलॉजी और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में विकास और सहयोग को बढ़ावा देना। तो एक लाइन में याद रखेंगे कहाँ आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी टाइम मैगजीन की 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में टॉप भारतीय कंपनी कौन सी है? तो भारतीय कंपनियों में टॉप पर बात करेंगे तो HCL टेक्नोलॉजी रहा है। और किसके अकॉर्डिंग ये जरूर याद रखना, टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग, जो इसने दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनियों की सूची जारी की है। वैसे इसमें टोटल 1000 कंपनियों को, विश्व की सबसे अच्छी 1000 कंपनियों को रखा है। उसमें भारतीय कंपनियों में बात करेंगे तो टॉप पे HCL टेक्नोलॉजी है। पूरे विश्व में ये 112वें स्थान पर है, मतलब आप कह सकते हो टॉप 100 में तो एक भी भारतीय कंपनी नहीं है। फिर उसके बाद इन्फोसिस है और ये विश्व में 119वें स्थान पर है। फिर विप्रो है, 134 नंबर पर है। और
अडानी ग्रुप आ जाता है फिर 736 नंबर पर पे, और जो आप सोच रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज वो 646 नंबर पर है। तो पहले नंबर पे ये नहीं, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये और पांचवे पे ये। इस तरह से ये भारतीय कंपनियां हैं। तो आपको एक ही याद रखना है बस, वो तो मैंने बता दिया ऐसे ही। लेकिन पूरी लिस्ट में टॉप कंपनियां कौन सी हैं, तो सबसे नंबर 1 पे एप्पल है, दूसरे पे एक्सेंचर है और तीसरे पे माइक्रोसॉफ्ट है। ये एप्पल अमेरिका की है, एक्सेंचर आपको पता है आयरलैंड की है, और ये भी अमेरिका की है। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत कहां पे नीलाम की जाएगी, तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो देखो, शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, ये क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान या अगर चाइना कोई चला जाता है, वहां पे परमानेंट निवासी वो बन जाता है वहां का, तो उनकी संपत्ति जो भी भारत में होगी उसे गवर्नमेंट जब्त कर लेगी और उसे नीलाम कर देगी। ये जो पाकिस्तान है, ये जो चाइना है, ये हमारे शत्रु देश यानी कि एनिमी कंट्री कहलाते हैं ये हमारे लिए। और एक केस अभी ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश में। पाकिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति है परवेज मुशर्रफ, उनकी संपत्ति है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में, और लगभग 13 बीघा जमीन है। तो उसे भी उत्तर प्रदेश ने कहा कि इस एक्ट के तहत हम इसे नीलाम करेंगे। तो कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। वैसे तो मैंने इसको डिटेल में आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में समझाया था, पर ये हमारी जो वीकली और मंथली वाली क्लासेस होती है वहां में आपको, आप समझो ये हमारी क्विक रिवीजन फॉर्मेट में होता है। बिल्कुल जो काम की बात होती है वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये रिवीजन फॉर्मेट में आप इसे कंसिडर करते हो। जो डिटेल होता है वो डिटेल ही होता है। डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास वो बिल्कुल डिटेल में होती है। उसके बाद ये क्लास आती है, इसमें बिल्कुल जो काम की चीज होती है वही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कह रहा है प्रश्न, भारत का पहला टेल कार्बन अध्ययन ये कहाँ पे किया गया, तो एक तो ये याद रखेंगे, उत्तर इसका क्या हो जाएगा, केवलादेव नेशनल पार्क हो जाएगा। और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ पे, भरतपुर में मिलेगा। केवलादेव से भी 2-4 पॉइंट आप याद रख सकते हो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया था कब, 1985 में। और ये भारत का पहला रामसर स्थल भी है। वैसे उस वक्त भी आप कंफ्यूज हुए थे कुछ स्टूडेंट्स। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भारत का जो पहला रामसर स्थल है वो एक तो चिल्का लेक है और एक ही केवलादेव नेशनल पार्क है। कब शामिल किया गया था, ये कब बने थे, 1981 में। और इसको भरतपुर में घना पक्षी विहार भी कहा जाता है, और सलीम अली की कर्मस्थली भी इसको कहा जाता है। तो इससे संबंधित ये सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको यहाँ बता दिए। इस प्रश्न की बात करें तो टील कार्बन से आप समझ सकते हो कि वो कार्बन जो हमारे फ्रेश वेटलैंड यानी कि ताजे पानी के जो दलदल होते हैं, जो झीलें होती है, वो कार्बन को जो सोखते हैं उन्हें टील कार्बन कहा जाता है। तो यहाँ पे यही स्टडी की है अभी वैज्ञानिकों ने। मतलब यहाँ पे ये समझने की वो कोशिश कर रहे हैं कि वेटलैंड है वो कार्बन को कैसे स्टोर कर रहे हैं, कैसे सोख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के साथ इनका क्या कनेक्शन है, यही यहाँ पे स्टडी की गई है। देखो, 3 तरह के मैंने आपको कार्बन बताए थे। एक तो टील कार्बन हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्रेश वाटर वेटलैंड्स होते हैं वो जो कार्बन को अवशोषित करते हैं, सोखते हैं, उन्हें टील कार्बन कहा जाता है। एक ब्लू कार्बन भी होता है, ओशन में जो प्लांट्स होते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां पे जो प्लांट्स हैं वो जो कार्बन को अवशोषित करते हैं उन्हें ब्लू कार्बन कहते हैं। और एक ग्रीन कार्बन भी मैंने आपको बताया था। तो जो जमीन पे जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वो भी अवशोषित करते हैं, तो उसको ग्रीन कार्बन कहा जाता है। इस तरह से और भी कुछ कार्बन होते हैं, जैसे ब्लैक कार्बन होता है, ब्राउन कार्बन होता है। लेकिन ये जो मैंने आपको समझाया इससे आप समझ गए होंगे। हमारा प्रश्न टील कार्बन से था, तो इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि वर्ष 2024 के लिए जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो उत्तर हो जाएगा माइक पांडे। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं माइक पांडे, और इन्हीं को भी 2024 के जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कहाँ पे मिला इनको ये अवार्ड, तो अमेरिका में, अमेरिका के मैरीलैंड में दिया गया। आप कह सकते हो ये वन्य जीव और पर्यावरण फिल्म निर्माण में सर्वोच्च सम्मान है जो इनको मिला है माइक पांडे को। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी, किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह जिसका नाम है साओरा, इसको निवास के अधिकार प्रदान किए, तो कहाँ का है ये, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा का। तो विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो PVTG, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो अगर देखा जाए तो भारत में इस तरह के टोटल 75 ग्रुप्स हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर पूछ लेना कभी कहाँ पर आपको मिलेंगे, तो उड़ीसा में आपको मिलेंगे।
और इन्हें पहले मैं आपको बता दूं आदिम जनजाति समूह के रूप में जाना जाता था। वैसे अब तो इन्हें कमजोर आदिवासी समूह या यूं कहूं कि विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह कहा जाता है। तो अभी क्या हुआ, इन्हीं में से एक समुदाय है जिसका नाम है सावरा, जो उड़ीसा में रहता है, और अभी इस समुदाय को इनके निवास के अधिकार प्रदान कर दिए गए उड़ीसा सरकार ने। और इसी तरह से मध्य प्रदेश में भारिया पीवीटीजी ग्रुप है उसे भी, और छत्तीसगढ़ में कमार और बेगा बेगा पीवीटीजी ग्रुप है, इनको भी निवास के अधिकार दे दिए गए हैं। तो ये न्यूज में है, इनको ध्यान में रखना, पूछ सकते हैं ये कहाँ का पीवीटीजी ग्रुप है, तो ये उड़ीसा का है, भरिया मध्य प्रदेश का है, और कमार और बेगा ये छत्तीसगढ़ का है। न्यूज में है तो आप ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी एंटी सबमरीन वॉरफेयर जिसका नाम है आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्केश को कहां से लॉन्च किया गया या कहां लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा केरल। तो याद रखेंगे एंटी सबमरीन वॉरफेयर ये होता क्या है, ये सबमरीन को नष्ट करने वाले छोटे जहाज होते हैं। और अभी भारतीय नौसेना ने कोचीन शिपयार्ड से ये 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाजों को लॉन्च किया है। इनके निर्माण की बात करें, मतलब नाम तो ये है इनके, लेकिन इनका निर्माण किसने किया ये पूछेंगे, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने ही इनका निर्माण किया है। आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की इनका नाम है। इस तरह से टोटल 8 शामिल होंगे। ठीक है, अभी ये 2 आए हैं और 2 भी ये कौन से नंबर के हैं, एक तो ये आईएनएस मालपे जो है ये 4थे नंबर का है, आईएनएस मुल्की ये 5वें नंबर का है। इससे पहले 3 आ चुके हैं, आईएनएस माहे, आईएनएस मालवान और आईएनएस मांगरोल। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एंटी सबमरीन वॉरफेयर की हमने बात की है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किसने प्रोजेक्ट अभिशक्ति को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। अच्छा, दिल्ली सरकार तो आपको पता है, अभी नई मुख्यमंत्री कौन बन गई है इसका उत्तर आप दीजिए, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ये प्रश्न। तो इस पहले प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, तो इसमें होगा क्या, तो इसमें स्कूलों में जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो बेहद प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनकी पहचान करनी होगी और इसी के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप जो आपकी क्लास में बच्चे हैं 6 से लेकर 9वीं तक के जो बच्चे हैं जिनको आप पढ़ा रहे हो, उनमें अगर जो होनहार छात्र आपको दिखते हैं तो उनकी पहचान करिए। पहचान करने के बाद क्या होगा, उन बच्चों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें शिक्षित किया जाएगा, उन्हें वैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी ताकि उनकी पढ़ाई में उनको सहायता मिल सके। तो प्रोजेक्ट अभिशक्ति इसका नाम है, दिल्ली में शुरू किया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम याद रखेंगे विनेत्रा है। तो इसके बारे में आपको बताऊं तो अभी भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित आईएनएस सातवाहन में अपने प्रमुख पनडुब्बी प्रशिक्षण अड्डे पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा को शुरू किया है। और इस सुविधा इस फैसिलिटी का नाम क्या रखा है, विनेत्रा। ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं क्या है, कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा है। इंग्लिश में बोलोगे तो कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी है, एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसका निर्माण किसने किया, लार्सन एंड टुब्रो ने किया है। लार्सन एंड टुब्रो डिफेंस कंपनी ने इसका निर्माण किया है। बाकी नीचे की जानकारी तो आईएनएस कलवरी से संबंधित है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो, लेकिन जो प्रश्न था वो यही था जो मैंने आपको बता दिया। नाम जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर नाम की बुक को किसने लिखा है, लेखक कौन है, तो आंसर होगा डॉक्टर संजीव कुमार। तो इस बुक में भारत के सबसे प्रभावशाली ऐतिहासिक काल के जो गुप्त वंश है उसके बारे में बताया गया है और इसको लिखा है डॉक्टर संजीव कुमार ने। बुक का नाम याद रखना, लेखक का नाम याद रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है, आप सभी कहोगे 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये याद रखना, इस बार इसका 30वां संस्करण था क्योंकि पहली बार 1995 में मनाया गया था। और थीम क्या है ये याद रखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु क्रियाओं को आगे बढ़ाना। बाकी अगर डिटेल में आप जान सकते हो तो डिटेल में डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, जो भी यहाँ पे है वो मैंने सब लिख दिया है। बाकी इस मेन प्रश्न में जो बात है वो यहाँ पे ये याद रखना कि कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, और थीम क्या है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने टाइफून यागी प्रभावित देशों की मदद के लिए अभी कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन सद्भाव। अच्छा, ऑपरेशन इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे आप, ऑपरेशन सद्भावना नहीं है, ऑपरेशन सद्भाव है, ये ना को हटा दीजिएगा, ये नाम मिस्टेक से लग गया है। तो ऑपरेशन सद्भाव इसका नाम है। अगर कहीं पे आप नोट्स वगैरह बनाते हैं तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ऑपरेशन सद्भावना नहीं है, ऑपरेशन सद्भाव है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो और यागी के बारे में मैंने आपको बताया ही था,
ये एक सुपर टाइफून है, टाइफून नहीं है, सुपर टाइफून है, यानी कि अत्यधिक शक्तिशाली है। एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था जो कि दक्षिण चीन सागर में उत्पन्न हुआ था और कई देशों को इसने प्रभावित किया, जैसे कि वियतनाम को, और दक्षिण चाइना में आया था ये, और लाओस में आया था। तो भारत ने इन देशों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया, जिसमें से हमने देखा वियतनाम को 10 लाख यूएस डॉलर की सहायता दी है, लाओस को 1 लाख यूएस डॉलर की सहायता दी है। तो इतना सा याद रखेंगे आप, तो ऑपरेशन सद्भाव इसका नाम है। और इस यागी का अगर नाम किसने रखा, ये अगर आपसे पूछ ले तो आंसर कर देना जापान ने रखा है। अगला देखते हैं। अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स के पहले टीके को मंजूरी दे दी है। उस टीके का नाम क्या है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इसका नाम MVABN है, ये टीके का नाम है। अभी तो 18 साल से ऊपर के लोगों को ये लगाया जाएगा, मतलब बच्चों के लिए नहीं है। और इसे बनाया है बवेरियन नॉर्डिक कंपनी ने, जो कि डेनमार्क की है। इसमें 2 खुराक दी जाएगी। तो एमपॉक्स का पहला वैक्सीन है जिसको WHO ने मंजूरी दे दी है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रख सकते हो इस टीके का पहला उपयोग ये कहाँ पे हो रहा है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यहाँ पे इसका पहला उपयोग किया जा रहा है। अभी आपको याद होगा WHO ने एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया था। WHO के स्टैटिक में आपको बता दूं, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है। 7 अप्रैल को आप वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हो। जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। टेड्रोस अधानोम यहाँ के हेड है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण अभी किसने किया है। किसने पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा स्पेस फील्ड ने किया है। भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन की हम बात कर रहे हैं। अभी इसका सफल परीक्षण किया, किसने किया, तो स्पेस फील्ड ने। ये बंगलुरु का एक स्पेस स्टार्टअप है, आप कह सकते हो। और इसकी टेस्टिंग अभी कहाँ पे की गई, चित्रदुर्ग कर्नाटक में। इस इंजन का आकार 160 mm का है और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो फ्यूल पर ये काम करेगा। इसका भी सफल परीक्षण किया गया, इतना याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा को अभी कहाँ शुरू किया, कहाँ लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। पूरा डिटेल में आपको बता देता हूँ, जो काम की बात है आपको ध्यान में रखनी है। अभी एक तो हमने कहा कि मोदी जी ने गुजरात में जो भुज रेलवे स्टेशन है, यहीं से ही भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा को अभी शुरू किया है। और ये भी याद रख लो, देखो एक तो ये हो गया कहाँ से शुरू किया, बाकी और डिटेलिंग में आपको नीचे बताऊंगा। लेकिन दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये बच सकता है कि ये जो भारत की पहली वंदे मेट्रो है, वंदे मेट्रो ट्रेन है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो याद रखेंगे नमो भारत रैपिड रेल इसका नाम कर दिया गया। ये जो शुरू की गई है वंदे मेट्रो ट्रेन, इसका उद्देश्य है इंटरसिटी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। जो मेट्रो होती है देखो, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, ये लंबी दूरी के लिए चलेगी। भुज और अहमदाबाद के बीच में ये वाली चलेगी, जिसका इन्होंने अभी उद्घाटन किया। 359 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, स्पीड होगी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। और इन दोनों स्टेशनों के बीच में, भुज और अहमदाबाद के बीच में 9 जगह पे ये रुकेगी। इसका निर्माण किसने किया, ये भी याद रखेंगे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ये बनी है। तो ये सारे पॉइंट्स पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी सीबीआई ने वर्चुअल एसेट बुलियन समर्पित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त कर दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन चक्र 3। ऑपरेशन चक्र के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। सीबीआई ने इसको शुरू किया था, किसके लिए, साइबर क्राइम नेटवर्क को समाप्त करने के लिए। और अभी ऑपरेशन चक्र 3 इन्होंने शुरू किया इस साइबर क्राइम नेटवर्क को समाप्त करने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने मदद ली है किसकी, FBI की। FBI जिस तरह से भारत में सीबीआई है ना, उसी तरह से अमेरिका में FBI है। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, फेस्टिवल से संबंधित ये प्रश्न है कि अभी एक प्रकृति पर्व है, करम या कर्मा आप इसे बोल दीजिए, कर्मा भी बोलते हैं, करम भी बोलते हैं। और कहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है, तो याद रखेंगे झारखंड में। और हर साल ये त्योहार भादो शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल ये दिन 14 सितंबर को मनाया जा रहा है। और इसे कर्मा पर्व या पद्मा एकादशी या भादो एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे कहाँ पे, झारखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में टॉपर कौन रहा, तो आंसर हो जाएगा भारत। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की बात कर रहे हैं। इस बार इसका ये चौथा संस्करण हुआ है। और कहाँ पे हुआ, ये तमिलनाडु के चेन्नई में जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहां पे इसका आयोजन हुआ।
और इसमें भारत इस बार सबसे बड़ा दल के रूप में पार्टिसिपेट किया। 62 एथलीटों ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया था और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के जो 7 देश है उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। बाकी मेन बात करते हैं कि भारत ने कितने मेडल जीते। पहले तो मेडल लिस्ट में भारत टॉप पर है, ये क्लियर हो गया। गोल्ड भारत ने 21 जीते हैं, सिल्वर 22 है और हमारे पास ब्रोंज 5 है। टोटल हमारे पास मेडल 48 है। तो हमें क्या याद रखना है, कौन सा चैंपियनशिप है, कौन सा एडिशन है, कहाँ पे हुआ है, कौन टॉप पे रहा, भारत टॉप पे रहा है। मेडल लिस्ट आपके सामने है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, ये अभी आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा सलीमा इम्तियाज, इनका नाम है। तो नाम याद रखेंगे सलीमा इम्तियाज का। अभी आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर में नामित होने वाली ये पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर बन गई है, तो इनका नाम ध्यान में रखना। बाकी आईसीसी से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको याद रहेगा कि इसके नए चेयरमैन इस साल के एंड तक कौन बन जाएंगे? जय शाह बन जाएंगे। किनको रिप्लेस करेंगे अगर ये पूछेंगे तो ग्रेग बार्कले को रिप्लेस करेंगे जो न्यूजीलैंड से आते हैं। इसका मुख्यालय आपको पता ही है कहाँ पर है, ये आपको मिलेगा यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। और सीईओ अगर आपसे पूछ लेंगे तो जॉब एलार्डिस है, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गांधीनगर में किया गया। जो काम की बात है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो, जिसे आप शॉर्ट में री इन्वेस्ट 2024 कहते हो। इसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चौथा संस्करण था, कहाँ पे हुआ? गांधीनगर गुजरात में हुआ। आयोजन किया केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने इसका आयोजन किया है। और क्या याद रखें काम की बात हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें भागीदार देश कौन कौन से, ये ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे थे। और एक और डेटा याद रख लेना कि भारत ने 2030 तक कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा, तो 500 गीगावाट का है। ये डेटा भी काम का रहेगा हमारे लिए, ध्यान में रहें। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी एनपीएस वात्सल्य योजना को किसने शुरू किया है? तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। बाकी इससे संबंधित जो भी डेटा है, जो भी पॉइंट्स थे, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। जो काम की बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये याद रखेंगे किसने लॉन्च किया, ये हमने देख लिया, नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए इस योजना को लॉन्च किया है। यहाँ पे एनपीएस का मतलब हो गया नेशनल पेंशन सिस्टम, और ये योजना 18 वर्ष से कम उम्र के भारतीय नाबालिगों के लिए है, मतलब भारतीय होना चाहिए वो बच्चा। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो बच्चों के लिए एक तरह की पेंशन योजना ये शुरू की जा रही है। और इसमें शुरुआत में तो उनके माँ बाप जो है वो पैसा जमा करेंगे। न्यूनतम कितना जमा कर सकते हैं? 1000 रुपये पर ईयर। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप जमा करो। और इसमें जो आपको एक नंबर दिया जाएगा वो 12 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा। ये भी पूछा जा सकता है कितना डिजिट का होगा, 12 अंकों का होगा। और 3 वर्ष का लॉक इन पीरियड इसमें होगा। और ये जो खाते खुलेंगे, ये योजना है, इसकी देखरेख कौन करेगा? तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अध्यक्ष कौन है? दीपक मोहंती है। तो ध्यान रखेंगे कौन सी योजना है, एनपीएस वात्सल्य योजना की हमने यहाँ पे बात की है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी है चैनालिसिस, और इसके अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला टॉप देश कौन सा है? तो आंसर होगा भारत है। तो ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी है जिसका नाम है चैनालिसिस, और इसी की 5वीं वार्षिक रिपोर्ट आई है और उसी के अनुसार क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में भारत टॉप पे बताया गया। दूसरे स्थान पे नाइजीरिया और तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया को बताया गया। क्रिप्टो करेंसी कई बार हम पढ़ चुके हैं, इसे आप वर्चुअल करेंसी बोल दीजिए, डिजिटल करेंसी बोल दीजिए। मतलब ये कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे को भेजी जाती है। इसमें ना कोई सरकार होती है, ना कोई बैंक होता है बीच में। और जिस जरिए या जिस टेक्नोलॉजी के जरिए इसका लेन देन होता है उसी को ब्लॉकचेन कहा जाता है। जिसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आप सभी ने सुना होगा, बिटकॉइन, ये क्रिप्टो करेंसी ही है। और फादर ऑफ बिटकॉइन किन्हें कहा जाता है? सातोशी नाकामोतो को कहा जाता है। ये जापान से हैं। तो ध्यान रखना है, इसमें भारत टॉप पे बताया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं एक रिसर्च सैटेलाइट है चामरान 1, इसको किसने लॉन्च किया है? आप सबको पता है ईरान ने लॉन्च किया है। किस रॉकेट से? क्वेम 100 रॉकेट से। और हाँ, मुझे याद आ रहा है कि हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की है जनवरी से लेके जनवरी 2024 से लेके अभी तक, जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स
के प्रश्न हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको क्विक फॉर्मेट में रिवाइज करा रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होता है, क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, बीच में थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेनेशन डाल देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में कि आपको चीज समझ में आ जाए कि हाँ क्या है ये। तो वहां पे ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि ईरान का ये दूसरा सैटेलाइट है इस साल का, इससे पहले भी इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका नाम ये रहा, सोरैया उसका नाम है, उसको भी क्वेम 100 से ही लॉन्च किया था। तो ऐसे ही होता है, वहां जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे ही इंटरचेंज करते हुए कभी कोई प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में वीकली या मंथली में आपने ये प्रश्न पढ़ा होगा, तो उससे क्या होता है आपका माइंड थोड़ा सा एक्टिव रहेगा। एकदम नींद में आप नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मैं कहानी पढ़ रहा हूँ बस आप सुनते जा रहे हो, आपका माइंड भी काम करना चाहिए, तभी इनका फायदा आपको मिलेगा। देखो माइंड से मेहनत हमें करवानी पड़ेगी, जिस तरह से आप जिम जाते हैं हमारे शरीर से मेहनत करवाते हैं ना, पसीना बहाते हैं, उसको दर्द देते हैं, तब हमारा शरीर बलिष्ठ होता है, मजबूत बनता है। तो माइंड को आराम नहीं देना है, उससे मेहनत करवानी है, तभी वो मजबूत बनेगा। और यही काम मैं करता हूँ बीच बीच में प्रश्न पूछ करके, ताकि आपके माइंड पे जोर पड़े कि यार वहां हमने क्या पढ़ा था। तो वो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, अभी तक 3 सेट उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी और भी सेट आगे आएंगे। इसकी प्लेलिस्ट मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो सारे सेट एक साथ आपको मिल जाएंगे, तो वो अगर नहीं देख रहे हैं तो वो देखना जरूर स्टार्ट करें। आप कह सकते हो एक तरह से सिलेक्शन वाली वो सीरीज है जो आपका सिलेक्शन करवाई, ठीक है। और प्लीज अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार एक बार शेयर जरूर कर देना। ये जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक सिस्टमेटिक तरह से चीजें बना रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग इन्हें सपोर्ट करेंगे, मुझे भी मेहनत करने में मजा आएगा। तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। चलो कंट्री न्यूज आ गया ईरान, एक बार ईरान को भी हम देख लेते हैं, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये रहा ईरान, कैपिटल तेहरान है, करेंसी ईरानी रियाल, वैसे इसकी नई करेंसी तोमान भी है, चाबहार पोर्ट आपको यहीं पे मिलेगा, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा वैसे ईरान के भी नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? मसूद पेजेस्कियान बन गए हैं, क्योंकि इनसे पहले वाला का तो हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट हो गया था, उनका नाम भी याद रखना, सैयद इब्राहिम रईसी उनका नाम है, इब्राहिम रईसी। अब अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि भास्कर प्लेटफॉर्म है, इसको किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। भास्कर की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी है, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। और इस पोर्टल का लॉन्च करने का उद्देश्य है भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना। स्टार्टअप से ये डे जरूर याद रखना, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप इंडिया मिशन हमने 16 जनवरी 2016 को ही शुरू किया था, इसीलिए 16 जनवरी को होता है। अगला देखते हैं अभी। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, ये बुक है पॉलिटिक्स के 5 दशक, ये किसकी आत्मकथा है? तो आंसर हो जाएगा सुशील कुमार शिंदे, और ये हमारे पूर्व गृह मंत्री थे, मनमोहन सिंह सरकार में ये गृह मंत्री थे, वैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी ये रहे, और इन्हीं के ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है पॉलिटिक्स के 5 दशक। तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। तो अभी मैंने आपसे पूछा भी था दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बन गई है, तो आतिशी इनका नाम है। और आप कह सकते हो इस तरह से जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद ये दिल्ली की वैसे तो दिल्ली की 8वें नंबर की मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन महिलाओं में बात करेंगे तो दिल्ली की ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। पहली सुषमा स्वराज थी, दूसरी शीला दीक्षित और तीसरी ये आतिशी है। तो ये आप याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, 5वीं बार किसने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? इसका नाम यहाँ पे पूरा लिखेंगे, देखो इसको आप कहेंगे मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024। तो अभी किसने जीत लिया है? भारत ने जीत लिया है। पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। हमने इसका नाम क्या कहा? मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024। और इस बार ये इसका 8वां संस्करण हुआ। कहाँ पे हुआ? चीन के हुलुनबुर में हुआ। एशियन हॉकी फेडरेशन ने इसका आयोजन किया। और किसने जीत लिया? तो हमने कहा भारत ने जीत लिया। भारत ने फाइनल में किसको हराया? तो यहाँ पे भारत ने चाइना को हराया है। और इस तरह से आप देखोगे जब से इसकी शुरुआत हुई थी तो अब से सबसे ज्यादा बार खिताब भारत ने जीते, 1 2 3 4 5, 5 बार भारत जीत चुका है। और यहाँ पे 1-0 से हमने हराया है चाइना को, मतलब 1 गोल हमने किया, चाइना ने 1 भी नहीं किया। और ये 1 गोल किसने किया? तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये किया है जुगराज सिंह ने। तो इनका नाम भी ध्यान में रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुराग गर्ग बन गए हैं। तो अनुराग गर्ग का नाम याद रखेंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल हैं ये। अगला देखते हैं।
फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट का ही है। सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। इन्होंने किनका स्थान लिया है? दलजीत सिंह चौधरी का। और ये अभी आपको पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल बन गए थे। अनुराग गर्ग के बारे में तो अभी हमने पढ़ा ही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ये डायरेक्टर जनरल हैं। अच्छा, सशस्त्र सीमा बल की अगर हम बात करते हैं तो ये याद रखना नेपाल और भूटान पर भारतीय सीमा के साथ ये हमारी रक्षा करते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनका नाम याद रखेंगे, मनु भाकर इनका नाम है। संबंध आपसे पूछे इनका संबंध किस खेल से है? तो ये एक बेहतरीन शूटर हैं। अभी पेरिस ओलंपिक में इन्होंने कमाल किया था, 2 मेडल लेकर के आई हैं, दोनों ब्रोंज मेडल है। और इस तरह से आप कह सकते हो कि अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। और समर ओलंपिक ही तो है ये, समर ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 मेडल लाने वाली भी ये पहली भारतीय बनी थी। तो इनका नाम याद रखना। और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है। अगला देखते हैं। तो अगला है हकुतो R2 चंद्र मिशन। इसको किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो जापान इसको लॉन्च करेगा। जापान ने इससे पहले एक और चंद्र मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम स्लिम है, या जिसे हम मून स्नाइपर मिशन के नाम से भी जानते हैं। और इस तरह से इस तरह से जापान चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बना था। भारत तो 4था देश बना था चांद पे जाने वाला, लेकिन हम साउथ पोल पे गए थे, तो आप यूं भी कह सकते हो भारत साउथ पोल पे जाने वाला दुनिया का पहला देश भी है। अच्छा, वैसे अभी जापान की हम बात कर रहे हैं, तो इस मिशन के साथ क्या हुआ, इससे इनका कॉन्टेक्ट टूट गया, तो इन्होंने इस ऑपरेशन को बंद कर दिया। जब ऑपरेशन ही टूट गया, कनेक्शन ही टूट गया, तो अब क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा कि हम एक और चंद्र मिशन लॉन्च करेंगे, उसका नाम होगा हकुटो R2। और इसे ये फॉल्कन 9 जो कि स्पेस एक्स का है उसके साथ ये लॉन्च करेंगे। उसमें एक लैंडर होगा, एक रोवर होगा। लैंडर का नाम रेजिलियंस होगा और रोवर का नाम होगा टेनेसियस। और बस इतना ही आप ध्यान रखें। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, कब तक लॉन्च कर देंगे ये? तो इस साल के एंड तक इसे लॉन्च कर देंगे ये, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि टाइम्स ट्रेवल ने अभी किसे एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया है? तो आंसर होगा अंकोर वाट मंदिर को, जो आपको कहाँ पे मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए, कंबोडिया में ये आपको मिलेगा। तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या हो गया, मतलब टाइम ट्रेवल्स ने जो सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब इसको दिया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यूनेस्को स्थल के सबसे अधिक फोटो जो लोगों के द्वारा खींचे गए वो सबसे ज्यादा किसके हैं, और सबसे ज्यादा जो शेयर किए गए, तो उसके हिसाब से इन्होंने बात की है। तो पहले स्थान पे अंकोर वाट का मंदिर है, दूसरे स्थान पे भारत का ताजमहल को रखा है। इसमें टॉप 10 की लिस्ट इन्होंने जारी की है। इन्होंने पूरी लिस्ट इसको जारी किया है। तो टॉप 10 में एक और भारतीय स्थल है जो हम्पी आपको कर्नाटक में मिलेगा, वो इसमें 10वें स्थान पर है। और अंकोर वाट के मंदिर की अगर हम बात करें, ये किस भगवान को समर्पित मंदिर है? तो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। इसका निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था खेमर वंश ने। खेमर वंश के जो सूर्य बर्मन द्वितीय थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। आप कह सकते हो भारत के बाहर भगवान विष्णु का ये सबसे बड़ा मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर। और वैसे कंबोडिया में है। कंबोडिया की कैपिटल पूछेंगे तो याद रखना है इसकी कैपिटल क्या होती है, नोम पे इसकी कैपिटल होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी जॉर्डन के राजा ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा जाफर हसन को। और जॉर्डन के राजा का नाम क्या है? अब्दुल्ला सेकंड है। जॉर्डन में आपको मैप में दिखा दूं, ये रहा मैप में जॉर्डन, कैपिटल इसकी अम्मान होती है, करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार। और जॉर्डन से एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न आपका बनेगा, वो मैं आपको आगे कराऊंगा भी सही, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए किस किस को पता है कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्डन को किस रोग से मुक्त घोषित कर दिया है, ये बताइए आप। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहां पर सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है, तो ऐसा नहीं सोचना उत्तर प्रदेश में किया है, इसीलिए मैं ये प्रश्न आपको करा रहा हूँ। मंदिर का नाम याद रखना, सिद्धेश्वरी मंदिर है। इसका उद्घाटन त्रिपुरा में किया है। यहाँ पे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो है मनिक शाह, वो भी उपस्थित है। दोनों ने मिलकर के ही इसका उद्घाटन किया। त्रिपुरा में भी कहाँ पे एक स्थान है बारका थाल नामक स्थान, वहां पे इसका उद्घाटन किया, तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बन गए हैं? तो इनका नाम संतोष कश्यप है।
अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ही संतोष कश्यप को इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम का नया कोच बनाया है। ये किनका स्थान लेंगे? तो ये चाओबा देवी का स्थान लेंगे और ये नए कोच बन गए हैं। वैसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1937 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है और चेयरमैन है कल्याण चौबे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी अच्छा है कि विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है? सभी को याद रखना है, 18 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम जरूर याद रखना, नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सॉल्यूशन इनोवेशन डिजाइन, अगली पीढ़ी का बांस समाधान, नवाचार और डिजाइन। ध्यान रखना, बांस जो होता है ना, ये अगर आपसे पूछे ना, हाँ देखो ये भी प्रश्न बन सकता है, ये क्या है? ये घास है या पौधा है या पेड़ है? तो ये घास है, घास के रूप में वर्णित करते हैं हम इसे। और इसे बेम्बू का जो पौधा होता है, बांस का जो पौधा, उसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है और बांस को गरीब की लकड़ी भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि एलन मस्क की कंपनी ने दृष्टिहीनों के लिए एक डिवाइस बनाया है, उसका नाम क्या है? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा ब्लाइंड साइट। और एलन मस्क की एक ब्रेन चिप स्टार्टअप कंपनी है और उस कंपनी का नाम क्या है? न्यूरालिंक उस कंपनी का नाम है। और इसने दृष्टिहीनों के लिए एक डिवाइस लॉन्च किया है और इसका नाम ब्लाइंड साइट है। नाम से समझ में आ रहा हो, ये उन लोगों को देखने में मदद करेगा जिन्होंने अपनी दोनों आंखें खो दी है या जो देख नहीं सकते हैं। और अभी अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ने, यानी कि, और अभी इसे अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ने मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसी कंपनी ने कहा कि इंसानों के दिमाग में ये चिप लगा रहे हैं। अभी ह्यूमन ट्रायल इसका चल रहा है। अगर ये कामयाब रहा तो जो पैरालिसिस के जो मरीज है वो भी चल फिर सकेंगे। और उस चिप का नाम इन्होंने क्या रखा है? लिंक रखा है। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन या शुक्रयान मिशन को अभी स्वीकृत, कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इसका स्वीकृत बजट कितना है? अप्रूव्ड बजट कितना है? तो याद रखेंगे 1236 करोड़ रुपए है। तो ये हमारा शुक्रयान मिशन है, या जिसे वीनस ऑर्बिटर मिशन कहते हैं, वीनस को ही शुक्र ग्रह कहते हैं। और आप कह सकते हो ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, और आप कह सकते हो ये जो हमारा वीनस ऑर्बिटर मिशन है, ये मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान मिशन जिसे आप कहते हो, उसके बाद इसरो का दूसरा अंतरग्राही मिशन है। अंतरग्राही यानी कि इंटरप्लेनेटरी। मंगलयान को हमने 2013 में लॉन्च किया था। और इस तरह से शुक्र पर अंतरिक्ष यान को भेजने वाला दुनिया का 5वां देश बन जाएगा भारत। और इसके लिए स्वीकृत बजट हमारा 1236 करोड़ रुपए है। और कब हम इसे लॉन्च करेंगे? तो मार्च 2028 तक हम इसे लॉन्च कर सकते हैं। जब पृथ्वी और शुक्र यानी कि वीनस और अर्थ एक सीध में आ जाएंगे तब हम इसे लॉन्च करेंगे। उससे क्या होगा? इसके बीच की दूरी कम हो जाएगी तो हमारा फ्यूल भी कम खर्च होगा। तो ये डेटा ध्यान में रखना। बाकी ये दूसरे देशों के शुक्र ग्रह के लिए मिशन है, मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा लिया, आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी पेजर विस्फोट हुए कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुआ ऐसा? तो लेबनान में ऐसा देखने को मिला है। तो पेजर की बात करें, पेजर होता क्या है? पेजर में हुआ, वॉकी टॉकी में हुआ, वहाँ के जो सोलर एनर्जी सिस्टम है इनमें धमाके हुए। वॉकी टॉकी आप जानते हो, सोलर एनर्जी सिस्टम जानते हो। पेजर क्या होता है? पेजर एक तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस है। जब वॉकी टॉकी और मोबाइल फोन नहीं आए थे तो उनके पहले ये पेजर इस्तेमाल हुआ करता था मैसेज भेजने के लिए। इसमें आप साउंड मैसेज भी भेज सकते हो या लिखित वाले अल्फा न्यूमेरिक मैसेज भी भेज सकते हो। तो अभी इन्हीं में विस्फोट हुए हैं। कहाँ पे? लेबनान में। लेबनान में ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह संगठन के लड़ाके जो इजरायली हैं, लेबनान में ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह संगठन के जो लड़ाके हैं, वो इजरायली हैकिंग से बचने के लिए मोबाइल फोन नहीं, अभी भी मोबाइल फोन वगैरह ये यूज नहीं करते, उसकी जगह ये पेजर वगैरह वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी खास बात इसकी ये होती है कि इसको आप ट्रेस नहीं कर सकते हो, इसमें आप अपना नंबर चेंज कर सकते हो। मतलब मोबाइल फोन अगर आपके पास होगा तो आपकी ट्रेसिंग हो जाएगी, आपको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, इसीलिए अभी तक ये इसको यूज करते हैं। लेकिन अभी काफी संख्या में इसमें एक साथ धमाके हुए। कहाँ पे? लेबनान। याद रखना, एक बार लेबनान में आपको कंट्री में मैप में दिखा देता हूँ। ये रहा यहाँ पे लेबनान। कैपिटल क्या होती है इसकी? बैरूत होती है। लेबनीज पाउंड यहाँ की करेंसी है। आपको याद होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, नवाब सलाम, वो भी लेबनान देश के ही है। तो ध्यान रखना उनका नाम भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं जो 2026 में होंगे वो कहाँ पर होंगे?
तो अब ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। पहले ये विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाले थे, लेकिन उसने मना कर दिया था, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो अब ये कहाँ पे होंगे, ये फाइनल हो गया है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। लास्ट टाइम वाले मैं आपको बता दूं 2022 वाला जो 22वां संस्करण था कॉमनवेल्थ गेम्स का। अच्छा ये तो पता है ना कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से देश हिस्सा लेते हैं, तो इंग्लैंड और उसके अधीन जितने भी देश रहे थे उन्हें हम कॉमनवेल्थ कहते हैं, राष्ट्रमंडल देश कहते हैं, तो वही सब इसमें हिस्सा लेते हैं। पहली बार ये 1930 में हुए थे हैमिल्टन कनाडा में, लास्ट टाइम बर्मिंघम यूके में हुए। अब जो अगला संस्करण 23वां है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, इतना आप ध्यान रखें। अच्छा क्या कोई कॉमनवेल्थ गेम्स कभी भारत में हुआ है क्या, तो याद रखना हुआ है, 2010 में हुआ है नई दिल्ली में, याद रहेगा। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो राइड योजना को मंजूरी दे दी है, इसमें प्रस्तावित खर्च कितना होगा, तो आंसर होगा 9197 करोड़ रुपए। एक तो ये डेटा याद रखना। बाकी बायो राइड योजना की बात करें तो उसका फुल फॉर्म देख लो पहले, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है इस योजना का उद्देश्य क्या है। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स हैं उनको आगे बढ़ाना, उनका वित्त पोषण करना, मतलब इस क्षेत्र में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना, क्योंकि स्टार्टअप्स आएंगे, वो नई नई डिस्कवरी करेंगे, इनोवेशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उनकी हेल्प करनी होगी हमें। तो कितना अभी रुपया इस पे खर्च किया जाएगा, हमने देखा 9197 करोड़ रुपए, और कब से कब तक, किस ड्यूरेशन में, तो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए 15वां वित्त आयोग की अवधि है, तो उसी दौरान उतनी ही इसकी अवधि रखी गई है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश, पार्टनर कंट्री कौन सा है, तो याद रखना जापान है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समिट की, ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। तीसरा संस्करण हुआ अभी नई दिल्ली में हुआ, इसका आयोजन किया खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है, चिराग पासवान है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, पार्टनर कंट्री यही एग्जाम में पूछा था, तो जापान है, और फोकस कंट्री वियतनाम और ईरान है। उद्देश्य इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट को बढ़ावा देना, तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगला भी अच्छा प्रश्न है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अभी बन चुके हैं, क्या नाम है, तो सुरेश कुमार केत इनका नाम है। इन्होंने अभी तक यहाँ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे संजीव सचदेवा, उनका स्थान लिया है। तो सुरेश कुमार केत का नाम याद रखेंगे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, भी भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले किस पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को मंजूरी दे दी है, तो आंसर होगा NGLV यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। तो कैबिनेट ने अभी इसके विकास को, इसके डेवलपमेंट को मंजूरी दे दी है। इसकी पेलोड क्षमता 30 टन है, मतलब 30 टन का भार ये उठा करके ले जा सकता है। ये एक रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, बार बार हम इसे इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल चांद पर भारतीयों को भेजने के लिए किया जाएगा, तो इसका नाम ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। तो अगला है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके लिए कितने बजट की मंजूरी दी गई है, तो आंसर होगा 79,157। अभी जितने भी इस तरह के प्रश्न हम देख रहे हैं जिनको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और कितना बजट है, ये जरूर याद रखना, ये डेटा वाले प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। और ये जो योजना है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जो ये अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है, आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना, और इस योजना के अंतर्गत 63,000 से ज्यादा गांवों को कवर किया जाएगा, और इससे 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को फायदा मिलेगा। इसमें 4 चीजों पर मुख्य फोकस रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट। किस अभियान, किस योजना के अंतर्गत, तो ये है वो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। और कितना बजट अलोकेट हुआ है, 79,156 करोड़ रुपीस। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न अपॉइंटमेंट से है, नालको यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसके नए CMD कौन बन गए, विजेंद्र प्रताप सिंह बन गए हैं। इन्होंने शशिधर पात्रा का स्थान लिया है। नालको एक नवरत्न कंपनी है जो कि एल्यूमिनियम प्रोडक्शन और माइनिंग का काम करती है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। हेड बन गए विजेंद्र प्रताप सिंह, तो इनका नाम ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दे दी है, तो उत्तर हो जाएगा हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो देखो पिछले साल रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, वैसे इस समिति में टोटल 7 मेंबर हैं,
जिसमें मैं इंक्लूडिंग रामनाथ कोविंद बता रहा हूँ। टोटल 7 मेंबर है इसमें और इसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद ने की है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अभी सौंप दी है इसी साल राष्ट्रपति जी को और 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट है। और किसको लेकर के ये समिति बनाई गई थी कि बताओ भैया, भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, उसी को लेकर के ये रिपोर्ट इन्होंने जारी की है। इसमें इन्होंने क्या बताया वो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कहा कि भैया 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएंगे और दूसरे चरण में जो नगरीय निकाय यानी कि लोकल बॉडीज के जो जैसे ग्रामीण निकाय पंचायती राज वाले चुनाव ये एक साथ हो सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इन दोनों के बीच का जो अंतराल है वो 100 दिनों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। और कैबिनेट ने फाइनली जो रिपोर्ट आई है इसको मंजूरी दे दी है। अब इसे संसद में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। अगर ये पार्लियामेंट में पारित हो जाता है तो फिर इसमें संशोधन वगैरह होगा, आर्टिकल्स वगैरह जो भी है उसमें बदलाव होंगे। तो ये था इस प्रश्न में, मैंने आपको बता दिया है, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछा कि MSCI इसका मतलब होता है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल। इसी ने ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स को जारी किया जिसमें भारत की रैंक पूछी है। तो भारत इसमें 6ठे स्थान पर था। तो इस इंडेक्स में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया कि उभरते हुए बाजार कौन कौन से हैं, यानी कि यूं कहूं कि निवेश करने वाले सबसे अच्छे देश कौन कौन से हैं, तो उसी की ये लिस्ट है। इसमें पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे जापान, तीसरे पे यूके, पांचवे पे चौथे पे कनाडा, पांचवे पे फ्रांस और छठे नंबर पे भारत है। तो ये आप ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट आई है, यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार भारत की GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करने वाला राज्य कौन सा है, ये पूछा है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र और इसका योगदान कितना है? 13.3% है। इसमें दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है, तो तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। जबकि पर कैपिटा इनकम की हम बात करें, प्रति व्यक्ति आय के मामले में, तो फिर दिल्ली पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पे तेलंगाना है, सबसे लास्ट में यहाँ पे बिहार को रखा है। तो ये मैंने बता दिया, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। और अभी एक प्रश्न हमने ये भी देखा था कि सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता करने के लिए भी 200 हाथियों को मारने की घोषणा की है किस देश ने? तो आंसर होगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या होती है? मैप में दिखाता हूँ आपको, ये रहा जिम्बाब्वे। कैपिटल हरारे है, करेंसी जिग, नई करेंसी इन्होंने लॉन्च की है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। जिग मतलब हो गया जिम्बाब्वे गोल्ड। प्रेसिडेंट है इमर्सन मंगांगवा। अगला देखते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन चुका है? तो ये जॉर्डन बन गया है। ये भी पीछे मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था कि अभी जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं उनके राजा के द्वारा। राजा का नाम क्या है? अब्दुल्ला सेकंड है। और प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? जफर अल हसन बन गए हैं। जॉर्डन देख लो आप मैप में, ये रहा। कैपिटल इसकी अम्मान है, करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार। और कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं कुष्ठ रोग से संबंधित, जिसे आप कोड या लेप्रोसी कहते हैं इंग्लिश में। ये संक्रमित बीमारी होती है, बैक्टीरिया से होती है। कौन सा बैक्टीरिया? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसे हैंसन रोग भी कहते हैं। एक वर्ल्ड लेप्रोसी डे होता है जो कि जनवरी के लास्ट संडे को होता है। तो इस साल 30 जनवरी को मनाया, जिसकी थीम थी बीट लेप्रोसी। ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी 2024 का छठवां यूनिकॉर्न कौन सा बन गया? तो ये बन गया है मनी व्यू। यूनिकॉर्न मतलब आपको पता है, अगर किसी स्टार्टअप की जो वैल्यू है वो $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाती है तो उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो इस साल का हमारा भारत का छठा यूनिकॉर्न बन गया है मनी व्यू। ये बंगलुरु बेस्ड एक फिनटेक लैंडिंग स्टार्टअप है। मतलब कोई भी अगर फिनटेक के क्षेत्र में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करता है तो ये उसे उधार देने का काम। ये छठा है। तो इस साल के 5 स्टार्टअप कौन कौन से थे, मतलब यूनिकॉर्न कौन कौन से थे, वो मैंने आपको बताया था। कुछ जनवरी से स्टार्ट कर लो। तो पहला था कृत्रिम, याद रखना ये भारत का पहला AI स्टार्टअप भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्टार्टअप। दूसरा बना था परफ्यूज, पोर्टर, इथर एनर्जी, फिर रेपिडो, पांचवा बन गया। और छठा हमने देखा भी मनी व्यू बन गया। तो सारे मैंने आपको बता दिए, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न कि LCA तेजस, LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिस कौन सा है? ये तेजस है। और पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है इसको उड़ाने वाली? तो मोहना सिंह इनका नाम है। और कहाँ पे उड़ाया इन्होंने? अभी आपको पता है तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया
राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर में, वहीं पे इन्होंने इसको उड़ाया है और इस तरह से मोहना सिंह ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है। इस तेजस का निर्माण अगर पूछे किसने किया तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसका मुख्यालय भी आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखना आपको मिलेगा कहाँ पे, बेंगलुरु में ही। बाकी ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताए थे। एक तो सुमन कुमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। अवनी चतुर्वेदी सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। और शिवांगी सिंह, ये शिवाजी सिंह लिख रहा है यहाँ पे, शिवांगी कर लेना है ना, शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट हैं ये। और हाँ देखो, हो सकता है आप में से जितने भी स्टूडेंट इसे देखें उसमें से 2-4 स्टूडेंट को ऐसा लगे कि मैं थोड़ी सी स्पीड फास्ट रख रहा हूँ, और ऐसा उन्हीं स्टूडेंट्स को लगेगा जो पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देखो स्पीड इतनी आपको रखनी पड़ेगी। मैं कोई पहली बार इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहली बार पढ़ाता हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, वहाँ मेरी स्पीड नॉर्मल रहती है। तो वहां हम पढ़ चुके हैं, अब हम इनका रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन कर रहे हो तो इतनी स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। वीकली मंथली वाले में यही हमारी स्पीड रहती है। इसके बाद एक सुपर फास्ट रिवीजन आता है, उसमें स्पीड थोड़ी और बढ़ जाएगी और उसमें इतना एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जो चीज हमने पहले पढ़ ली है उससे फास्ट रिवीजन होगा, और जब तीसरी बार रिवीजन होगा तो उससे और फास्ट होगा। हम उसी तरह कछुआ चाल की तरह नहीं चल सकते हैं, समय हमारे पास सीमित है। ठीक है, स्कूल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर आपकी स्पीड इतनी नहीं है तो बनाओ उसे। मुझे स्लो कराने से अच्छा है कि आप अपनी स्पीड बढ़ाओ। ये तो मैंने आपको एक्चुअल फैक्ट बता दिया। मुझे बताया, इस एक्चुअल फैक्ट को कोई नहीं मानेगा। तो आपके लिए सजेशन ये है कि यूट्यूब में एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, तो वहां जाना, वहां पे स्पीड के ऑप्शन होते हैं, स्लो भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो। तो अपने हिसाब से सेट करके आराम से देख लेना। ये जो मैं बोल रहा हूँ वहां पे आप स्पीड को कम कर दोगे तो आराम से, मैं जैसे बोलता हूँ ना डेली करंट अफेयर्स में, वैसे बोल बोल के बताऊंगा कि LCA तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है, तो आंसर होगा मोहना सिंह, इस तरह से। तो आप वहां आराम से देख सकते हो। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। और थोड़ा सा शोर शराबा भी हो रहा होगा, वो मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि वो बाहर से आवाजें आ रही है, सामने घर वाले पता नहीं क्या ठोका पीटी कर रहे हैं। चलो अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ये कहाँ पर है जिसे अभी NSG 1 का दर्जा मिल गया, तो ये आंध्र प्रदेश में है। देखो NSG 1 मतलब होता है, पहले तो क्या होता है इसका मतलब, नॉन सब अर्बन ग्रुप 1, यानी कि उप नगरीय समूह 1। और ये दर्जा उसी रेलवे स्टेशन को दिया जाता है जिसने अपनी ईयरली इनकम 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो, तो उसे ये दर्जा मिलता है। अभी मिला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, याद रखना कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको मिलेगा। जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सफाई मित्र सम्मेलन में अभी हिस्सा लिया, ये कहाँ पे आयोजित हुआ, ये पूछेंगे प्रश्न। तो आंसर तो इसका हो जाएगा उज्जैन। तो उज्जैन इसका आंसर हो गया। अब अगर बात करें, ये जो सफाई मित्र सम्मेलन है, ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के हिस्से के रूप में इसका आयोजन किया गया। और मैं आपको ये बता दूं, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की शुरुआत अभी 17 सितंबर 2024 को ही की गई है। कहाँ से, राजस्थान के झुंझुनू से इसका उद्घाटन किया या इसकी शुरुआत की हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी ने। ये स्वच्छता ही सेवा जो अभियान है, ये भी 17 सितंबर को जो शुरू हुआ, 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। और इसकी थीम भी बताई गई है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। तो ये आप ध्यान में रखना। तो गाइज ये लीजिए, वीकली करंट अफेयर्स हमारा समाप्त हो चुका है। हमने यहाँ पे 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। उम्मीद करूंगा आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जिस तरह से मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया, जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई, मेरे ख्याल से फास्ट फॉरवर्ड में हमने रिवीजन किया, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देता हुआ चला हूँ। और इस लेक्चर को देने में जितना भी मैंने समय लिया है, तो आप मान के चले मिनिमम इतना समय तो लगेगा ही सही। अगर कोई और YouTube चैनल इससे कम समय में आपको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आधी चीजें आपको बता नहीं रहे हैं, आधे क्वेश्चन खा खा के चल रहे हैं, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की और जो काम की बात है केवल वही आपको बताई है। उसके बावजूद भी पूरा समय आपके सामने है, पूरी पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको पढ़ाया है। तो प्लीज, अगर मेहनत अच्छी लगी है तो अब आपकी बारी है। वीडियो को प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।